हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। ठीक है, जिसमें हम स्टैट्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो एज़ यू ऑल नो कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा था 2018 के क्वेश्चन पेपर में। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 के साथ डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत इजी है, ये परसेंटेज के बेसिस पे है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी आपकी जनरल अर्थमेटिक्स से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड इसका जो बी पार्ट है उसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। प्रॉपर डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जितनी डिटेल हो रिक्वायर्ड होगी उतनी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपके पास डेटा गिवन है और इस डेटा में आपके पास प्रोडक्शन प्रोवाइडेड है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर एंड कॉटन। तो ये जो आपकी 5 कमोडिटीज़ हैं, इनका आपको प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, इंपोर्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको इन द केस ऑफ विच कमोडिटीज आर द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट। ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, किस चीज का रेशियो पूछ रहा है? प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है, प्रोडक्शन अपॉन एक्सपोर्ट को। फिर आपको ये बताना है कि हाईएस्ट किसकी है और लोएस्ट किसकी है। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं, ठीक है, इस ग्राफ को अगर मैं ध्यान से देखूं, सो जो ब्लू वाला है ये क्या है? आपका प्रोडक्शन। और ये जो आपका ग्रीन है, दिस इज योर एक्सपोर्ट। तो आपको क्या करना है? यही वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जूट के लिए। तो जूट के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन कितना है? 240। ठीक है, एक्सपोर्ट कितना है? 120। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2:1। ठीक है, अगर मैं रेशियो में लिखूं तो ये 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिमिलरली बाकी के लिए भी अभी हम कर लेते हैं। टी के लिए क्या हो जाएगा? 170 अपॉन 90। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है? 170, दिस इज 90। एंड देन कॉफ़ी के लिए क्या हो जाएगा? दिस विल बी 80 अपॉन 30। ठीक है, नेक्स्ट विल बी 220 अपॉन 120 विच इज शुगर। शुगर के लिए क्या हो जाएगा? 220 अपॉन 120। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? 160 अपॉन 120। तो कॉटन के लिए क्या हो गया? 160 अपॉन 120। अब यहाँ से टी का जो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी 1.89 रेशियो 1। इसका कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, दिस विल बी 2.67 रेशियो 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.83 रेशियो 1। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये मैंने कैलकुलेट करके रखी है, आप वहाँ पे एग्जाम में कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सिंपल डिवाइड करना है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है आपसे? एक तो पूछा है हाईएस्ट और एक आपसे पूछा है लोएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी योर कॉफ़ी। कितना हो जाएगा? 2.67 रेशियो 1। तो ये तो आपका हाईएस्ट हो गया। और अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ तो लोएस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? दैट विल बी कॉटन। ठीक है, दैट इज 1.33 रेशियो 1। ठीक है, तो ये आपके हाईएस्ट एंड लोएस्ट आ गए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें आपको क्या करना है? इन द केस ऑफ विच कमोडिटी इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज जो प्रोडक्शन की है वो किसकी एक्सपोर्ट हुई है। ठीक है, और आपको साथ में परसेंटेज की वैल्यू भी देनी है। ठीक है, कि कितनी आपकी जो कमोडिटी है उसकी हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट परसेंटेज है वो भी आपको बताना है किसकी है, और वो कितनी वैल्यू है वो भी आपको बताना है। कैसे निकालेंगे? देखो, एक्सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। भाई कितने प्रोड्यूस में से कितना एक्सपोर्ट हुआ, अगर मैं इसको इनटू 100 कर दूंगा तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सबका कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से इस ग्राफ के थ्रू ही हम करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं जूट को। ठीक है, जूट का कितना हो जाएगा? एक्सपोर्ट कितना है? 120। ठीक है, प्रोडक्शन था 240, तो दिस विल बी 120 अपॉन 240। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपोर्ट कैलकुलेट कैसे करना है। पिछले वाले में हमने प्रोडक्शन को ऊपर रखा था, एक्सपोर्ट को नीचे रखा था, हमें रेशियो कैलकुलेट करना था। इस वाले में हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो और वो भी किसका?
प्रोडक्शन का, ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इधर, हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट हो रहा है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जूट हो गया इंटू 100 करके, तो जूट का कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। ये आपका 1 टाइम, दिस विल बी 2 टाइम, एंड ये कैंसिल होकर आपका 50% आ जाएगा। सिमिलरली हम सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, टी का कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 डिवाइडेड बाय 170, तो दिस इज 90 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 100। देन आपका कॉफ़ी का, दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, एंड शुगर 120 divided by 220 into 100. Then the last is cotton. Cotton will be 120 divided by 160 into 100, ठीक है। तो टी का कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज विल बी 52.9% एंड दिस विल बी 37.5% एंड दिस विल बी 54.5% एंड दिस विल बी 75%, ठीक है। तो अब ये जो है वैल्यूज हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसका एक्सपोर्ट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो वो कमोडिटी कौन सी है, कॉटन, ठीक है। कॉटन का जो वैल्यू है कि जितना इसका प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से मैक्सिमम आपका क्या हो जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉटन, ठीक है। कमोडिटी विद हाईएस्ट एक्सपोर्ट परसेंटेज इज कॉटन, एंड परसेंटेज कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, 75%, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो इससे हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू द सी पार्ट। अब सी पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है बाय विच क्वांटिटी द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर बी इंक्रीज्ड सो दैट द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इज 2.5 टाइम इट्स इंपोर्ट। अब इस इक्वेशन को हम समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो जो गिवन कंडीशन है आपकी, वो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन, अगर आप इसमें से एक्सपोर्ट को माइनस करो तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इट शुड बी 2.5 टाइम इनटू इंपोर्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या कह रहा है, दोबारा इसको रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए मैं। बाय विच क्वांटिटी द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर शुड बी इंक्रीज, ठीक है। एक्सपोर्ट को आपको किस क्वांटिटी से इंक्रीज करना है, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इज 2.5 टाइम इट्स इंपोर्ट। तो ये जो भी मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है, होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं डेटा को। वैसे तो अभी हमें बहुत ज़्यादा ग्राफ की अभी यहाँ पे नीड तो नहीं है, बिकॉज हमें क्या निकालना है, एक्सपोर्ट कितने लेवल से इंक्रीज करना है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट स्टिल हमें बेसिक डेटा चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्शन देख लेंगे। अब यहाँ पर हम जो सारी बात करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू शुगर, ठीक है। ये क्वेश्चन शुगर पे पूछा हुआ है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इन्होंने जो बोला है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है, ठीक है, 220। एक्सपोर्ट कितना है, अब यहां पर जो आपका इंपोर्ट है, ठीक है। अब एक बार इंपोर्ट को देख लेते हैं, एक मिनट, सारी वैल्यूज को एक साथ लिख लेते हैं। प्रोडक्शन इज 220, इंपोर्ट कितना है, दैट इज 20, एंड आपका एक्सपोर्ट इज 120, ठीक है। सारा डेटा हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। चलो, जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू हमने 220 डाल दी, ठीक है। अब एक्सपोर्ट हमें निकालना है कि कितना हम कर दें, फिर उसके बाद 2.5 इंटू इम्पोर्ट की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 20। अब जैसे ही इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 220 माइनस एक्सपोर्ट, दिस विल बी इक्वल्स टू 50। तो यानी कि एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170, ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्ट है ये आपका न्यू एक्सपोर्ट है। पुराना एक्सपोर्ट कितना था जो ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल था, वो था आपका 120। तो चेंज कितना आया, तो यहाँ पे लिखो आप इंक्रीज्ड
या इंक्रीज रिक्वायर्ड लिख लो आप, कितना आ जाएगा 170 माइनस 120 दैट विल बी इक्वल टू 50। तो आपका जो एक्सपोर्ट है किसका, शुगर का, शुड बी इंक्रीज्ड बाय 50 मिलियन केजी। ठीक है, जो डेटा आपको दिया हुआ था वो मिलियन केजी में दिया हुआ था। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस परसेंटेज और एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है आप इस क्वेश्चन को ईजिली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अच्छा पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसमें जो बी पार्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है क्या है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम समझ लेंगे। मीन को हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, बट यहाँ पर फिर से एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे उसका। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो है, द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन अ सर्टेन कंपनी वाज 600। ठीक है, और मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वाज 620 एंड 520 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। अब क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है या कहीं से आपको अलग से लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है। ये आपके बेसिक कॉमन सेंस से भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो हमें पता है कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है। मीन का क्या मतलब होता है एक्चुअली में, एवरेज, लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, और अगर तीन क्वांटिटी है तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3। तो क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर जो है मीन मंथली सैलरी जो है दी हुई है, कितनी दी हुई है, मीन वैल्यू कितनी गिवन है 600। अब ये कैसे कैलकुलेट हुई होगी, लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है, तो हम ये मान लेते हैं इस कंपनी में जो मेल काम कर रहे हैं ये आपके एक्स नंबर क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, यानी एक्स आपके मेल हैं और फीमेल का नंबर कितना है, इसको वाई ले लेते हैं। तो अब ये जो मीन है ये कैसे निकला होगा, मीन कैसे निकला होगा कि जब आपने एक्स को 620 से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि जो मेल एम्प्लॉय है उसकी मीन जो मंथली सैलरी है वो कितनी है 620, प्लस फीमेल की कितनी है दैट इज y इंटू 520। ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो फीमेल है उसकी सैलरी कितनी है 520 एक की, तो y फीमेल्स की कितनी हो जाएगी इंटू y कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, मेल प्लस फीमेल, ये आपके टोटल एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अच्छा, और ये जो मीन वैल्यू है ये दी कितनी हुई है आपको 600, ये भी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 620x प्लस 520y इज इक्वल्स टू 600x प्लस 600y। ठीक है, इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 20x इज इक्वल्स टू 80y, तो x इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, ये आपके पास आ गया, यानी कि जो नंबर ऑफ मेल है दैट इज 4 टाइम द नंबर ऑफ फीमेल। क्लियर हो गया कि जितने नंबर ऑफ मेल हैं वो फीमेल की पॉपुलेशन के या फीमेल वर्कर से आपके 4 टाइम्स है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, या टोटल 5 लोग हैं उस कंपनी में, तो उसमें से 4 जो हैं वो आपके मेल हैं और एक आपका फीमेल एम्प्लॉय है। ठीक है, तो यहाँ से हमें परसेंटेज निकालना है, यही पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ, अगर मैं 5 पार्ट्स में से देखूं तो नंबर ऑफ मेल कितने हैं इज इक्वल्स टू 4, टोटल एम्प्लॉय 5, मैं सिर्फ 5 में देख रहा हूँ। ठीक है, इंटू 100, हमें तो परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, दैट विल बी अराउंड 80%। और सिमिलरली अगर मैं फीमेल के लिए कैलकुलेट करूँ दिस विल बी 1/5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉय इन अ सर्टेन कंपनी वाज 600, यानी कि आपके पास मीन वैल्यू गिवन है, मीन वैल्यू कितनी थी 600 रुपये।
अब ये जो 600 रुपये थी ये मीन वैल्यू थी सारे एम्प्लॉयज़ की। अब जो मेल एम्प्लॉय की मीन वैल्यू है वो 620 है, फीमेल एम्प्लॉय की जो मीन वैल्यू है वो 520 है। आपसे ये पूछा था कि मेल टू फीमेल का जो रेशियो है कंपनी के अंदर वो किस परसेंटेज में है, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेट कैसे किया, हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि मेल जो है वो एक्स नंबर है कंपनी के अंदर और फीमेल जो है वो वाई नंबर में है कंपनी के अंदर। तो हमने क्या किया, जो इनका मीन था इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फीमेल का फीमेल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और ये आपको वैल्यू दी हुई थी कि मीन वैल्यू कितनी है 600। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करके हमें ये पता चल गया द नंबर ऑफ मेल इन द कंपनी इज इक्वल्स टू 4 टाइम द नंबर ऑफ फीमेल इन द कंपनी। तो यहाँ से हमें रेशियो पता चल गया जहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि मेल जो है वो 80% है और फीमेल जो है वो 20% है। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं हम इसके फाइनल पार्ट पे, दैट इज दी 15th का क्वेश्चन नंबर पार्ट बी। ठीक है, अब इसमें क्या है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट वाज 40 and 10 respectively. On the valid complaint of cheating in examination, the controller of examination decided to deduct 10 marks from marks of each student. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइंड द रिवाइज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या समझना पड़ेगा, दैट इज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ना अभी हम इसको डिटेल में नहीं समझेंगे कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। मैं जस्ट आपको अभी लेमैन लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअली में मतलब क्या है। अगर लेमैन लैंग्वेज में देखूं कि आम भाषा में मैं अगर ये समझना चाहूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई वैल्यू, ये अगर लेट अस सपोज एक डेटा है, ठीक है, उस डेटा में ये उसकी मीन वैल्यू है, तो अगर हम उसमें से कोई एक वैल्यू को ले लेते हैं तो उसका डिफरेंस एवरेज से कितना होगा, दैट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। कि स्टैंडर्ड जो आपका एवरेज वैल्यू है, लेट अस टेक एन एग्जांपल लेके शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम एक क्या काम करते हैं, दो क्लासेस ले लेते हैं, क्लास ए ले लेते हैं, क्लास बी लेते हैं। ठीक है, अब क्लास ए में बच्चों के मार्क्स आए हैं 58, 60, 62, 59 एंड 61। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूँगा दैट विल बी 60। सिमिलरली एक मैंने क्लास बी लिया, इसमें बच्चों के मार्क्स आए हैं 20, 35, 60, 85, 95, और यहाँ पर जो एवरेज है दैट इज़ अराउंड 59। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या समझना है, ये देखना है कि अगर इसकी मैं एवरेज की बात करूँ तो इस वैल्यूज़ में जो जितनी भी वैल्यूज़ है वो एवरेज के आसपास है। ठीक है, जैसे कि 58 60 के पास है, 60 तो 60 ही है, देन 62 60 के पास है, 59 60 के पास है, 61 60 के पास है, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ एवरेज के आसपास में है। बट अगर मैं क्लास बी की बात करूँ तो इसका एवरेज है 59, बट वैल्यूज़ में डिफरेंस देखोगे, देखो 20 और 59 में कितना डिफरेंस है, 35 और 59 में कितना डिफरेंस है, 85 और 59 में डिफरेंस है, 95 और 59 में डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें जस्ट यही बताता है कि एवरेज वैल्यू से आपकी बाकी वैल्यूज कितनी वेरी कर रही हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स यू हाउ मच थिंग्स डिफर फ्रॉम द एवरेज। तो अब ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि होता क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, हमें इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट वाज 40 and 10 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब जब इन स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला गया या मीन निकाला गया, इनके मार्क्स का जब मीन कैलकुलेट किया गया दैट वाज 40। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया, वो कितना आया, 10। ठीक है, on the valid complaint of cheating in examination, the controller of examination decided to deduct 10 marks from marks of each student। अब क्या किया है कि हर स्टूडेंट के, ये जो 50 स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स आए थे उनमें से -10 -10 -10 सबके में कर दिया। अब वो पूछ रहा है फाइंड द रिवाइज्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आपकी मीन वैल्यू में से सेम वैल्यू को डिडक्ट कर रहे हैं, भाई ऐसा तो है नहीं एक बच्चे के 10 मार्क्स जो हैं डिडक्ट करें बाकियों के नहीं करें,
हर बच्चे के 10-10 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो जब हर बच्चे के 10-10 मार्क्स डिडक्ट होंगे तो क्या एवरेज पे या क्या मीन वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा? तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे या कैसे समझेंगे कि आपका जो मीन है, मीन तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज सबके मार्क्स 10 कम हो गए हैं। ठीक है, तो मीन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जो आपका ओल्ड मीन था कितना था? मीन की वैल्यू कितनी थी? 40। अब सबके मार्क्स जब 10 कम हो जाएंगे तो जो न्यू मीन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 10 दैट विल बी 30, बिकॉज एवरेज ही कम हो गई। भाई अगर मैं मानता हूँ, अगर मैं 5 स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेता हूँ, एक के 15 मार्क्स थे, एक के 25 मार्क्स थे, एक के 35 मार्क्स थे एंड एक के 45 मार्क्स थे, एक के 55 मार्क्स थे। तो अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 40 40 एंड दिस विल बी 100 140 प्लस 175, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब इसके बाद जब मैं इसमें से सबका अगर मैं इसको हम पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं, दिस विल बी 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स 35 आ गया। अब अगर मैं सब में से 10-10 मार्क्स कम कर दूंगा, दिस विल बी 5 15 25 35 एंड 45, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 फिर से कर देंगे, दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 60 80 एंड दिस विल बी 125 125 डिवाइडेड बाय 5। तो ये इसको जब कैंसिल करोगे दिस विल बी 2 5। तो जो आपका पहले वाला मीन था और अब वाला जो मीन था उसमें कितने का डिफरेंस आ गया? 10 का। तो यानी कि अगर आपने 10-10 नंबर कम किए तो मीन वैल्यू भी 10-10 कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हमारा ओल्ड मीन था, ओल्ड मीन हमारा 40 था, उसमें से 10 माइनस कर देंगे। जैसे ही 10 माइनस करेंगे न्यू मीन कितना आ जाएगा? 30। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि एवरेज वैल्यू से जो बाकी वैल्यूज हैं वो कितनी दूर हैं। ठीक है, अब अगर सब वैल्यूज में से 10-10 माइनस हो जाएगा तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपका एग्जाम्पल लिया था कि 15 वाला है ना, 15 25 35 45 55। अब जब इसमें से 10-10 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 15 25 35 एंड 45। बट अभी भी जो मीन वैल्यू है दैट इज 35। वहां से आपका ये इसका 35 था, इसका आपका मीन वैल्यू कितना था? 25 था। तो यहाँ से अभी भी आपका जो डिफरेंस है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। अप्रॉक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली सेम ही है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका चेंज नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि रिवाइज्ड मीन कितना हो जाएगा? दैट विल बी 30। बट अगर मैं बोलूँ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा? दैट विल बी 10 एंड दैट विल नॉट चेंज। अब हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इनके फॉर्मूलाज को देखेंगे, ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है उसको हम डिटेल में देखेंगे। आपको इन लेक्चर्स के अलावा स्टैट्स के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टैट्स जो कि आपकी पीपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको स्टैट्स के लिए तो वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जस्ट एक काम करिए, इन लेक्चर्स को साथ साथ में देखते हैं तो साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, और जो भी आप नोट्स बना रहे हो जस्ट उसका एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ और कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके तो मैं एक डेडिकेटेड स्टैट्स के रिलेटेड एक एंड में, नॉट अभी, एंड में जब ये अपने पूरी जो रिवीजन सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी, आई विल अपलोड अ 1 to 2 आवर लेक्चर, प्रॉपर लेक्चर, जिसमें मैं आपको सारी स्टैट्स के फॉर्मूला एंड कुछ क्वेश्चंस आपको उसी में दे दूंगा। ठीक है, तो उससे आपका क्या है, एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में इजी होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।